हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 2 जो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम ऑलरेडी शुरू कर लिए थे। पिछले वीडियोस में हम देखे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम चैप्टर के अंदर और डिटेल में चलेंगे और समझेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑथर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहला ऑथर है वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने दिया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत लेस चांसेस है हिस्ट्री का एग्जाम में आने का, बट स्टिल किस्मत खराब रहा तो कुछ भी आ सकता है, तो एक रीडिंग कर लेना खाली। बट हाँ, एग्जाम में आज तक तो आया नहीं है। क्लियर है? तो कब बॉर्न किए थे हेनरी फेयोल? फ्रांस में बॉर्न हुए थे 1841 में। फिर एक कोल माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे और 30 साल काम करने के बाद उस कंपनी को एक बहुत ही खराब पोजीशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आए थे। इनके द्वारा दिया गया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम अभी रीड नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो रीड करने के लिए। हाउएवर एग्जाम में नहीं आएगा ये डेट वेट थोड़ा ध्यान रख लेना बस, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन से 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हेनरी फेयोल के द्वारा? ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल, ये हमारे चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया हुआ। एक एक प्रिंसिपल बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है और रियल लाइफ में हम उसको यूज भी कर पाएंगे। पहला जो प्रिंसिपल दिया गया है, नाम है उसका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम है, टोटल वर्क है, उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे हिस्सा में काम को डिवाइड करेंगे और हर एक यूनिट को एक पर्सन को हम एलोकेट करेंगे। तो जब हम टास्क एलोकेट करेंगे एक पर्सन के कैपेबिलिटीज के हिसाब से, तो वो काम ज्यादा बेहतर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में एक काम है, सबसे पहला है उसको डिवाइड करना स्मॉल स्मॉल टास्क में, तो और हर एक टास्क को एक डिफरेंट इंडिविजुअल को देना जो उस काम में एक्सपर्ट होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है? काम को डिवाइड करता है और एलोकेट करता है वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, देयर टैलेंट। जो पर्सन जिस काम में अच्छा है उसको हम वो काम एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। एक बात और मैं बता दूं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर तुम डिटेल में नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं है, फिर एग्जाम में तो हम ऐसे भी इसका केस स्टडी आ जाएगा और हम केस स्टडी का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ऊपर ऊपर से खाली पढ़ लेना एक लाइन में डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, वो हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल में हम पढ़ सकते हैं एक टॉपिक को, हम उतना डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहीं से भी कंपेयर कर लेना, मैं सबसे डिटेल में पढ़ाता हूं उसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एकदम बेस्ट परफॉर्म करें और कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाए कि हाँ हमारा 100 मार्क्स नहीं आ रहा। तो हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा 100 लाने का, और 100 लाने के लिए एकदम डिटेल में पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, देखना, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है? द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क or units, and instead of assigning the whole task to one person, one task or one unit of work should be assigned। तो वो रहे कि पूरे काम को डिवाइड करो छोटे छोटे हिस्सा में। एक जैसे वर्क है, वर्क को डिवाइड करो छोटे छोटे हिस्सा में और हर एक हिस्सा को एक पर्सन को एलोकेट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा काम एलोकेट कर दिए एक पर्सन को, ऐसा मत करो। छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करो और हर एक हिस्सा को एक डिफरेंट पर्सन को एलोकेट करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन। तो वो पर्सन जिस काम में अच्छा है, जिस काम में वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको वो काम दिया जाएगा। जो प्रोडक्शन में अच्छा है उसको प्रोडक्शन का काम देंगे, जो परचेज में अच्छा है उसको परचेज का काम देंगे, जो मार्केटिंग में अच्छा है उसको मार्केटिंग का काम देंगे हम, ठीक है। उससे क्या होगा? When a person is performing a part of the job again and again, जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता रहेगा, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हर दिन परचेज कर रहा है, उसको दूसरा कोई काम नहीं देते हम, हर दिन वो परचेज करता है, तो उससे क्या होगा? वो एक्सपर्ट बन जाएगा परचेजिंग करने में। हाँ, बाकी काम उसको नहीं आता, ठीक है, बट जो काम उसको आता है उसमें वो एक्सपर्ट बनेगा। जैसे टीचिंग का एग्जांपल देता हूं, मुझे बोला जाएगा आज अकाउंट्स पढ़ा, कल बीएसटी पढ़ा, परसों फिजिक्स पढ़ा, उसके अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ा, तो मैं किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं रोज अकाउंट्स पढ़ाऊं, मैं रोज बीएसटी पढ़ाऊं सिर्फ, तो फिर क्या होगा? मैं अकाउंट्स और बीएसटी में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। हाँ, मुझे फिजिक्स पढ़ाना नहीं आएगा, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं आएगा, लेकिन जो काम आएगा उसमें मैं एक्सपर्ट रहूंगा। क्लियर है? तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है? एक ही काम को बार बार देता है एक पर्सन को, जिससे क्या होगा? ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इंप्रूव। क्लियर है? तो जब एक आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाएगा। फेयल सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क, ऐसे नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री का काम डिवाइड करना है, हर एक काम को हम डिवाइड करते हैं, टेक्निकल वर्क, मैनेजेरियल वर्क, कोई भी स्किल जॉब्स, हर एक काम में हम लोग जो है डिवीजन ऑफ वर्क लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डिवीजन ऑफ वर्क सिर्फ लोअर लेवल पे लगता है, डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह यूज हो सकता है। क्लियर है? उसका एक एग्जाम्पल दिया गया, बैंक्स जब हम जाते हैं तो हम देखे होंगे वेन एवर वी विजिट अ बैंक, हम देखे होंगे बैंक में एक पर्सन सारा काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग होते हैं और सबका काम डिवाइडेड होता है। कोई लोन दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है, कोई अकाउंट ओपन कर रहा है, कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो बैंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ वर्क को। सबको अपना काम बताया हुआ है और हर आदमी सिर्फ वही काम करने में फोकस कर रहा है। ठीक है, देखना फॉर एग्जाम्पल in bank one person is receiving cash, one is giving cash, one is making entry in the passbook, one is giving loan, one is doing FD etc. So work is divided and bank operates efficiently. तो काम ठीक से डिवाइडेड है जिससे बैंक काफी अच्छे से काम करता है। तो बैंक क्या लगा रहा है? बैंक इज यूजिंग डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि एक काम पूरा सारा एक ही आदमी को दे दिए, नहीं, हम बैंक में सारे काम को डिवाइड किए और हर एक छोटा काम एक डिफरेंट पर्संस को एलोकेट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या होगा अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करेंगे? तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करने का? ठीक है, सबसे पहला स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जब एक ही काम एक आदमी बार बार करेगा तो वो उस काम में क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, whenever work is divided according to qualification then automatically it leads to specialization। जो जिस काम में अच्छा होगा उसको वो काम मिलेगा। और सेकंड, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। जब एक ही काम को हम बार बार करेंगे तो हम उसमें और अच्छे हो जाएंगे और हम कम से कम रिसोर्सेस को वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाएंगे। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत इजी रहता है हमेशा, ठीक उसका उल्टा होगा। क्या क्या होगा देखना, सबसे पहला एफिशिएंसी नहीं होगा, हम इनएफिशिएंट होंगे। दूसरा,
स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। और तीसरा, अगर काम ठीक से डिवाइड नहीं रहेगा तो एक ही काम को हो सकता है बहुत सारे लोग कर दें, जिसके वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो डुप्लीकेशन का मतलब होता है एक ही काम को जब बहुत सारे लोग कर लिए, उससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। तो अगर कौन कौन सा काम करेगा ठीक से डिवाइडेड नहीं होगा तो किसी को पता नहीं होगा उसको क्या काम करना है, और ऐसा हो सकता है कि एक ही काम मल्टीपल लोग करने लगे, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। क्लियर है? तो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल, जिनका बोलना है काम को डिवाइड करो और हर एक काम को एक पर्सन के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के हिसाब से एलोकेट करो। ऐसा करने से क्या होगा, एक पर्सन जब एक काम को करेगा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से और बार बार वही काम करेगा तो उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, पावर्स मीन्स ऑथोरिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटीज। तो हेनरी फेयोल का यहां पे बोलना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी का जो पावर है उसके हिसाब से उसका जिम्मेदारी भी होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में पैरिटी नहीं रहा, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं रहा, किनके बीच में, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो क्या होगा, मिसयूज होगा और काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर ऑथोरिटी ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, पावर बहुत है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो उससे क्या होगा, मिसयूज होगा। क्या चीज का मिसयूज होगा, ऑथोरिटी का मिसयूज होगा। ठीक है? और अगर ऑथोरिटी कम है और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब पावर ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उससे क्या होगा, वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड। जो काम दिया गया था वो काम कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है ये? तो क्या होना चाहिए, ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑथोरिटी ज्यादा हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो ऑथोरिटी का मिसयूज होगा, और अगर ऑथोरिटी कम रहा रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है ये? रीड करना स्टार्ट करते हैं, देखना। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, तो समझ गए, ऑथोरिटी मतलब पावर। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। तो ऑथोरिटी का मतलब है पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोल रहा है कि अगर ऑथोरिटी ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। एन एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग ऑथोरिटी विल अलाउ द वर्कर्स टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। ठीक है? तो अगर ऑथोरिटी ज्यादा है तो ऑथोरिटी का मिसयूज होगा, कंफर्म। अगर ऑथोरिटी कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो जो वर्क दिया गया होगा वो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अ मैनेजर शुड हैव राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर केस स्टडीज भी आए हुए हैं, ध्यान देना। अ मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश हिज सबऑर्डिनेट। तो बोल रहा है एक मैनेजर के पास अधिकार होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, कि वो पनिश कर सके, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर।
तो मैनेजर के पास पावर होना चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पनिश कर सके अगर सबऑर्डिनेट उसका बात नहीं माना तो। बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द सबऑर्डिनेट फॉर गिविंग हिज और हर आर्गुमेंट। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब हम सबऑर्डिनेट से पूछ लें पहले कि काम क्यों नहीं हुआ, उसके बाद ही हम उसको पनिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है देखना, मैनेजर के पास अधिकार है कि वो पनिश कर सकता है। तो ये पनिश कर पाने का अधिकार, इसको क्या बोलेंगे? ये है ऑथोरिटी। बट ओनली आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब सबऑर्डिनेट को मौका मिलेगा अपना बात रखने का। तो मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि पनिश करने से पहले सबऑर्डिनेट को पूछ ले क्यों काम नहीं हुआ। तो ये पूछने का क्या बनता है? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो मैनेजर को दोनों दिया गया है, ऑथोरिटी भी दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या दिया गया है? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन इज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस, उसको काम दिया गया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का इन 1 वीक टाइम, बट ही इज नॉट गिवन ऑथोरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। सोच के देखो ना, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया गया कि 100 यूनिट्स बनाना है, लेकिन उसको ऑथोरिटी नहीं दिया गया क्या करने का? परचेज करने का रॉ मटेरियल। तो क्या बताओ, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद पाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं होगा। तो यहां पे क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और ऑथोरिटी जो है वो कम है। क्लियर है? द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम बिकॉज he has not been given the response, he has only been given the responsibility but not the matching authority। तो बोला उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिए लेकिन ऑथोरिटी तो दिए नहीं। तो अगर ऑथोरिटी नहीं दोगे तो उससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इनटू नॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। क्लियर है ये? तो अगर एक पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि तेरे को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, बट उसको ऑथोरिटी ही नहीं दिया गया है रॉ मटेरियल्स परचेज करने का, तो सोच के देखो ना, बेचारा कैसे बनाएगा 100 यूनिट अगर उसके पास पावर ही नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने का। वो रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद सकता तो फिर वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या होता है देखना, जिंदगी में बहुत जरूरत है बेटा तुमको, तो ये इसको ध्यान से समझना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब होता है जो भी रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया है वो सब ड्यूटी बनता है एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय उसको फॉलो करे। बट डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉय का जिम्मेदारी नहीं है, डिसिप्लिन एम्प्लॉयर का भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, एम्प्लॉयर से अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा, तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो है एम्प्लॉय भी उसको पूरा नहीं करेगा। क्लियर है ये? देखना, डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो भी रूल्स रेगुलेशंस एम्प्लॉयर बनाया है उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते रहना। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, हर जगह सुपीरियर भी सही होना, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ जूनियर का काम नहीं है, सीनियर का भी काम है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होना, जो कमिटमेंट दिया गया है उसको पूरा करना। कमिटमेंट मतलब अगर एम्प्लॉयर कुछ प्रॉमिस किया था तो उसको प्रॉमिस को पूरा करना जरूरी है। जैसे एम्प्लॉयर बोला था कि अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो हम तुमको बोनस देंगे,
तो फिर अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो बोनस देना जरूरी है। मतलब जो बोले थे अपना कमिटमेंट को पूरा करना जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है तो हम क्या लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे। पेनल्टीज हेल्प करता है क्या करने में, डिसिप्लिन लाने में। तुम देखो ना, गवर्नमेंट जो है मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट मोटर व्हीकल एक्ट में लिखता है कि अरे भाई हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनने से क्या होगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो तुम लोग बच जाओगे, सर पे चोट नहीं लगेगी और बच जाओगे। हम बोलते हैं अरे छोड़ हटा, हमको क्या जरूरत हेलमेट का। लेकिन अगर कोई बोल दे अरे भाई उधर से मत जा, 500 का चालान कट रहा है, पुलिस वाला खड़ा है, तो हम फटाफट हेलमेट पहन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सोच के देखो, हेलमेट पहनने का रूल जो है वो हम, अगर हमको बोला जाए कि तुम्हारे सेफ्टी के लिए है तो हम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि 500 का चालान कट जाएगा तो हम पहनने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब डिसिप्लिन लाने के लिए पेनल्टीज भी लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, फेयर इंसिस्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं कि सपोज ऑफिस का टाइम है 10 बजे। अब एम्प्लॉई को बोला गया है कि 10 बजे आना है। अगर एम्प्लॉय देखेगा कि एम्प्लॉयर खुद रोज 10:30 बजे आता है तो धीरे धीरे एम्प्लॉय भी 10:30 बजे आने लगेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर खुद 10 बजे आ जाता है तो एम्प्लॉय भी अपने आप ही 10 बजे आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉय का जिम्मेदारी नहीं है, डिसिप्लिन एम्प्लॉयर का भी जिम्मेदारी होगा। एम्प्लॉयर अपने डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, रूल्स रेगुलेशंस को एम्प्लॉयर भी फॉलो करेगा। जो भी कमिटमेंट दिया है एम्प्लॉयर, उस कमिटमेंट्स को पूरा करेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। क्लियर है ये? देखना, the disciplinary rules shall not be applicable only to on subordinate, but discipline requires good superior at every level। ठीक है, तो बोल रहा है खाली डिसिप्लिन का रूल्स जो है सबऑर्डिनेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये सीनियर का भी जिम्मेदारी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रखना और टाइम टू टाइम पेनल्टीज लगाना। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, the employee must honor their commitment towards the organization by working effectively and efficiently। तो एम्प्लॉय को अपना काम ठीक से करना चाहिए। कैसे? by working effectively and efficiently। तो अगर एक एम्प्लॉय अपना काम ठीक से कर रहा है तो अच्छी बात है, बट सुपीरियर अगर कुछ प्रॉमिस किया था तो सुपीरियर को भी अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। तो वही बोला है, on the other hand superior must also meet their commitments by meeting their promises of increments, promotions, wage revisions etc। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन का जिम्मेदारी सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं है, एम्प्लॉयर का भी उतना ही जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली काम करना लग जाएगा और एफिशिएंसी विल इंप्रूव। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा भाई, नहीं फॉलो करेंगे तो सबसे पहला डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन एंड केओस। केओस मतलब वही कंफ्यूजन। ठीक है, दूसरा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, वर्कर अपना मनमर्जी काम करेगा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा और रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। और लास्ट, काम करने में डिले होगा, क्योंकि कोई किसी का बात मान नहीं रहा तो काम में हमेशा डिले होगा। तो दिस आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। और अगर फॉलो नहीं करेंगे देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर है ये? तो यहां पे हम रुकेंगे। हम आज के क्लास में 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए। टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, तो मैं भी 5 मिनट के अंदर इसको कवर कर सकता हूं,
बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, हमारा टारगेट है बहुत बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और डिटेल में पढ़ेंगे हम। चौथा प्रिंसिपल से शुरू करेंगे। तुम्हारा काम क्या है, जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।